नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तो लोकसभा चुनावों की घंटी बज गई है और उसी के साथ जो गारंटी की बात हो रही थी उसका भी खुलासा 4 जून को हो जाएगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। 7 चरणों में चुनाव होंगे, 4 जून को इनके नतीजे आएंगे। नतीजों में पता चलेगा कि मोदी की गारंटी चली है या फिर इंडिया गठबंधन, जिसके बार बार राहुल गांधी जिक्र करते हैं अपनी गारंटी को लेके, उसकी गारंटी चलेगी। हालांकि चुनावों के जो जितने चरण में चुनाव होंगे, जो भी तारीखों का ऐलान, सारा कुछ हो गया। अब सवाल यह है कि इन चुनावों में एनडीए वर्सेस इंडिया में किस तरह की लड़ाई होगी, कौन लड़ाई लड़ेगा, कौन किस पे चढ़ाई करेगा। तमाम हमारे साथी न्यूज रूम में मौजूद हैं, इन सबसे बात करेंगे। हरिशंकर तिवारी जी हैं, राकेश जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र जी हैं। क्या लगता है, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण के दौरे पर है, आज भी वो तेलंगाना में थे, ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे चुनाव के टाइम 40 लगभग रैलियां उनकी दक्षिण में ही होंगी। दक्षिण कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए खास तौर पर? देखिए, दक्षिण की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कर्नाटक में बीजेपी की प्रेजेंस पिछले 2 दशक में ठीक ठाक रही है। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, आंध्र की बात करें, अगर तेलंगाना में पिछले कुछ समय उसने खुद को बेहतर किया है, तो उस प्रकार से जो जैसे केरल की हम देखें तो वहाँ पे बीजेपी 10 से 14% के आसपास, उसका 12% के आसपास वोट शेयर रहा है, लेकिन कभी सीट उसने नहीं निकाली है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी ने अपने दम पे कभी बहुत बढ़ा बहुत 2-3 सीटें अलाइन में ही उसने एआईएडीएमके चाहे डीएमके के साथ उसने वो किया है। आंध्र में भी तेलुगु देशम के साथ उनका रहा है। कुछ हद तक अभी तेलंगाना में उसकी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं। एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी चल रही थी कि प्रधानमंत्री जो है संभवतः कन्याकुमारी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने मैक्सिमम, चूँकि अगर आप देखें उत्तर में, तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो जो तमाम जगहों पे बीजेपी मैक्सिमम जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक वो चली गई है। बीजेपी ने जो कहा है 370 की बात जो की है, तो 370 के लिए आपको खासकर केरल में जो है बीजेपी के लिए, जो कि अगर आरएसएस की बात करें, संघ की बात करें, जो कि लंबे समय तक बीजेपी पिछले कई दशक से लगातार प्रयासरत है वहाँ पर 10 से ज़्यादा परसेंटेज, लेकिन वो चीज़ें टर्न अराउंड सीट में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। तो इस बार उम्मीद है कि शायद खाता वहाँ पर खुले। और तमिलनाडु में भी एक झटका लगा एआईएडीएमके के साथ नहीं होने से, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट वहाँ पर नजर आ रही है। दक्षिण में कौन से वो फैक्टर रह जाते हैं जिस वजह से बीजेपी सीटों में तब्दील नहीं हो पाती है, वो वोट सामने नहीं आते? हाँ, देखिए, बीजेपी वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर क्या है कि वहाँ पर जो साउथ की अपनी राजनीति है, कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी जो हिंदुत्व है या मंदिर है और भी कई मुद्दे रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 1967 के बाद से डीएमके और एआईएडीएमके ही सत्ता में रहे हैं। केरल में भी लेफ्ट और उनके बीच वो रहा है। तो एक जो तीसरी फोर्स के रूप में जो बीजेपी को उभरना चाहिए था, या आंध्रा में भी है ना, तो एक लिंग्विस्टिक फैक्टर भी, जो हिंदी और हिंदुस्तान की जो बात होती थी, तो कहीं ना कहीं एक जो दक्षिण का अपना एक अलग रहा है कि हम एक अलग रास्ते पे हमेशा से दक्षिण चलता रहा है। जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, तो कांग्रेस ने लगभग स्विफ्ट किया था, लेकिन उसको आंध्र में जो है वो सफलता नहीं मिली थी। और शुरू से ही थोड़ा सा जो द्रविड़ मूवमेंट का भी असर रहा है। अगर आप पहले उसमें देखें, जो ज़मीन जो है, राजनीतिक ज़मीन या जो सोशल कंपोजिशन रहा है, तो वो एक जो हिंदी हार्टलैंड बीजेपी को हम एक हमेशा से रहा है कि हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है। लेकिन हाँ, उसने कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन किया है लगातार। पिछले 2 दशक में 2-3 बार उसने सरकारें भी बनाई हैं। तेलंगाना में जो है 1984 में जो बीजेपी ने जो दो सीटें जीती थी, उसमें से एक आंध्र प्रदेश की भी थी। तो बीजेपी के लिए सबसे अगर मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात ये है कि टीडीपी के साथ अभी गठबंधन हो गया है बीजेपी का, तो वहाँ पे वो आपको नतीजे में मतलब उसके रिजल्ट में दिखेगा। और मुझे लगता है कि तेलंगाना में भी जो है बीजेपी काफ़ी हद तक, मुझे लगता है कि ठीक है। हाँ, तो मतलब विशाल जी को आपको लग रहा है कि वहाँ पे बीजेपी अब थोड़ी मजबूत हुई है पहले से। राकेश जी, आपको क्या लग रहा है, अन्नामलाई का फैक्टर वहाँ पे, जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, लगातार देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं अन्नामलाई के साथ बातचीत करते हैं, मंच पे बैठते हैं, उनको पीठ थपथपाते हैं, वो उन पे भरोसा जताना कितना फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए?
देखिए, आईपीएस की नौकरी से वीआरएस लेकर के अन्नामलाई राजनेता बने हैं। युवाओं के बीच लगातार उनका क्रेज बढ़ा है। आज उस वक्त में समय में वो बदलाव आया है। एक पद यात्रा जो उन्होंने निकाली 234 विधानसभा क्षेत्रों और 39 लोकसभा सीटों से होकर के वो पद यात्रा गुजरी है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है भाजपा के प्रति तमिलनाडु के लोगों के मन में एक चीज़ क्लियर होने लगी कि हिंदी का जो थोपने का जो काम है वो भाजपा तमिलनाडु में नहीं करेगी। कम से कम ये बात अन्नामलाई युवाओं तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। आप पिछले कुछ चुनावी दौरे अगर पीएम के देखें तमिलनाडु के अंदर, तो आपको साफ लगेगा कि वास्तविकता में अन्नामलाई की मेहनत का असर दिख रहा है। वोट स्विंग कितना होता है, वोट सीटों में कितना बदलेगा, वो तो वक्त बताएगा। उसके बारे में आप अभी अगर टिप्पणी करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है, आप ये कहते हैं कि रैलियों में उमड़ी भीड़ भी नतीजे तय नहीं करती है। बंगाल में प्रधानमंत्री की रैलियों में, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ती थी, तो सबने ये कह दिया कि इस बार ममता दीदी की विदाई तय है। लेकिन वहाँ क्या हुआ? वहाँ ममता दीदी ने वापसी की। तो कहने का मतलब है कि कई बार भीड़ जो है ये तय नहीं करती है, लेकिन कम से कम बीजेपी वहाँ उस स्थिति तक पहुँची है कि भीड़ आ रही है। अब वो कितना कन्वर्ट हो पाती है ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। तो दक्षिण के साथ साथ उत्तर की राजनीति भी बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर, क्योंकि अभी मंदिर बड़ा मुद्दा रहा और उसके बाद राम मंदिर बनने के बाद, तो हरिशंकर जी हमारे साथ हैं। आप लगातार यूपी को कवर कर रहे थे। पहला जो चरण का चुनाव है वो 19 तारीख को है। 19 तारीख से ठीक 2 दिन पहले 17 अप्रैल को रामनवमी है। खबर यह है कि बड़े भव्य तरीके से इस बार रामनवमी का आयोजन होगा। वो इन कैश होगा। बीजेपी को जाहिर तौर पर एक मंदिर अभी मुद्दा था, मंदिर बना और उसके बाद अब चुनाव है। क्या कुछ रहेगा इस चीज़ को लेकर चुनाव में? देखिए, शुरू से कहा जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है, दिल्ली में सत्ता का रास्ता है, वो यूपी के से होकर ही गुजरती है कहीं ना कहीं। तो यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा शुरू से रखा। इनके मैनिफेस्टो में रहा, मंदिर बनवाया इन्होंने, और इस बार भव्य प्राण प्रतिष्ठा रामलला का। और अभी भी लगातार जो है लाखों की भीड़ वहां पहुंच रही है। मंदिर प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप कम संख्या में आएँ, और राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उनके लिए भी शेड्यूल बनाया गया कि आप एक साथ ना आएँ। तो आप इसकी भव्यता समझते हैं, और कहीं ना कहीं रामलला से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर हिंदू जुड़ा हुआ है, और वहाँ की भव्यता बीजेपी शुरू से कहती आई है और कहीं ना कहीं उसका लाभ दिखेगा। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो जयंत चौधरी से गठबंधन किया है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात करें तो इंडी गठबंधन में मायावती नहीं गई हैं, और मायावती का जो वोट परसेंट है करीब 15-16% जो है, वो एक सर्वे में पिछले दिनों कल परसों देख रहा था, तो एक सर्वे में है कि 15 से 16% वोट जो है उत्तर प्रदेश का कई मैक्सिमम सीटों पे वो मायावती को जा रहा है। उनका कोई कैंडिडेट जीतता तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो घाटा बीजेपी को नहीं बल्कि अखिलेश और राहुल गांधी, मतलब 2 लड़कों की जोड़ी जो पिछले बार फ्लॉप हुई थी, खाट रैली आपको याद हो, तो जो उस समय था, कुल मिलाकर इस बार भी ऐसा है। क्योंकि बीजेपी में क्योंकि यूपी में योगी है, बुलडोजर बाबा हैं। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा योगी प्रशासन ने किया है कि हर एक आदमी, आप ग्राउंड में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि योगी बाकी चीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो यूपी का बहुत बेहतर नहीं था, उसको बहुत बेहतर कर दिया है। तभी तो वहाँ अपराधी मतलब यूपी में जो वोट पड़ेगा वो योगी के चेहरे को देखकर पड़ेगा, मोदी के चेहरे को देखकर पड़ेगा, या फिर कमल के फूल को? देखिए, वोट तो कहीं ना कहीं मोदी को ही पड़ेगा, लेकिन योगी भी कम दमदार नहीं है आज के समय में। क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं मोदी के बाद योगी, मतलब बहुत तरह की बातें होती हैं, परसेप्शन आ रहा है। तो और योगी भी अपने काम को लेकर के काफ़ी पॉपुलर हैं। आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो लोग मोदी के बाद योगी को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। और कोई काम, अलग अलग तरह की सरकारी योजनाएं हैं, उस पर तो चर्चा होती है, बात होती है, हर किसी को फ़ायदा भी हुआ है। कई तरह के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को केंद्र की जो योजनाएं हैं तो उसका फ़ायदा तो है। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा मैं फिर से कहूँगा कि बीजेपी को बहुत ही बड़ा मतलब बीजेपी के रास्ते में कोई है ही नहीं दूर दूर तक। क्योंकि एक आप देखिए 80 करोड़
जनता को अगर हर महीने राशन फ्री में मिल रहा है तो यूपी में सबसे बड़ी संख्या उनकी है। उसके बाद राम मंदिर मुद्दा है जो बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। विपक्ष ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो प्राण प्रतिष्ठा में खुद को उन्होंने अलग कर लिया। मुलायम सिंह जिन्होंने गोली चलवाई थी राम भक्तों पर, तो वो सारा मुद्दा जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही फिर से एक बार जागृत हो गया है। और उसका फ़ायदा यूपी में एक सर्वे में जो आपका जिक्र किया था, उस सर्वे में मतलब 74-75 सीटें 80 में से 74-75 सीटें बीजेपी में जाती दिख रही हैं। तो बाकी अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी के लिए 6 सीटें बचती हैं। अब 6 कांग्रेस को चला जाए। खैर मतलब ओपिनियन पोल के हिसाब से अभी बीजेपी और एनडीए दोनों को बढ़त है। शैलन जी, बीजेपी ने जिस हिसाब से 370 सीटों की बात की और एनडीए 400, क्या लगता है जो अभी हाल फिलहाल में मुद्दे आए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, किसानों का बड़ा आंदोलन था, ये फ़र्क करेगा कुछ चुनावों में? देखिए, ये सब जितने मुद्दे आए हैं एक सीमित संख्या में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वहीं तक सीमित रह गए हैं। मेन सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं कहा है, वो मुद्दा है राहुल बनाम मोदी, कि कहाँ राहुल गांधी और कहाँ फिर मोदी। अगर आप विपक्ष में कहें कि मोदी हैं, तो अगर विपक्ष कहता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ठीक है, विपक्ष भी कहता है मोदी है तो मुमकिन है, खड़गे ने कहा है, ठीक। और उसके बाद जो है आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी, आज ही देख रहा था तो फिर हुआ था कि कांग्रेस की गारंटी, ठीक। तो जब तक राहुल हैं तो मुमकिन है कि सरकार, मतलब एक तरफ एक बड़ा चेहरा है जिसको अभी इन कैश कोई नहीं कर सकता, उसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। और राहुल गांधी की आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो एक बार इसका जिक्र करना भी सही है कि राहुल गांधी कितने कामयाब रहे हैं अपनी न्याय यात्रा के दौरान। बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी चूंकि हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से चल रहा मुद्दा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कई कंपनियों की लिस्ट आई, उसमें किसको दिया ये तो अलग की बात है, बाकी जांच का विषय है, लेकिन किन्होंने दिया उनकी एक पूरी लिस्ट आई। ज़मीन तक पहुंचने में ये पहुंच पाएगा लोगों तक, एक आम आदमी तक, कि ये क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसे होता है, कैसे चंदा मिलता है पार्टियों को, कैसे पैसा मिलता है? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ उतनी प्रभावी नहीं है, ना कहीं इस पर जो ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाएंगे, अगर बातचीत कीजिएगा तो अभी समझ नहीं होता है कि पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, है ना। अभी तो जो लोग बैठे भारी भरकम सा शब्द लगता है, भारी भरकम सा, किसने किसको दिया, ये लगता है कि ये पहले और होता तो ये एक डिबेट होता है ना, डिबेट होती और कई चीज़ें हैं। लेकिन अच्छी बात ये, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये कि बीजेपी इतनी डिफेंसिव नहीं है इसको लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस प्रकार से एक हाइप दिया, मतलब हम लोग आपस में जो मीडिया है या वहाँ पे जो चर्चा हो रही है, वो डिफेंसिव नहीं है ना। कांग्रेस इस चीज़ को लेकर उतनी एग्रेसिव है। अभी भी ये चुनावी मुद्दा, अब देखते हैं रैलियों में ये कितना उठता है। लेकिन मुझे किसान आंदोलन को लेकर क्या है चुनाव में, हाँ, कुछ प्रभाव रहेगा जाहिर तौर पे ये एक मुझे लगता है कि, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ लिया है ना, और कुछ पॉकेट्स में ग्राउंड लेवल पे कुछ की, देखिए जो पूरा अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी, किसान आंदोलन की हम बात करें, लोग भले कहते हैं कि किसान आंदोलन, लेकिन इसका मोर और लार्जर इम्पैक्ट आप देखें तो यही दिल्ली के आसपास की जो सीटें हैं, मुझे लगता है कि आरएलडी के माध्यम से उन्होंने उसको साधने का प्रयास किया है, खासकर वेस्टर्न यूपी में। और हो सकता है कि कुछ हद तक पंजाब में उनके साथ बात हो रही है, अकालियों के साथ, तो एक प्रभावी रहेगा। लेकिन बहुत बड़ा इशू जो है बेरोजगारी जैसे मुद्दे, क्योंकि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जब यूपी एमपी कई यात्राओं पर थे तो तमाम नए नौजवानों से बात करी, वो वीडियो भी खूब कई दफ़े वायरल हुए, कि उनको लेके क्या रहेगा बेरोजगारी? हाँ, देखिए बेरोजगारी एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन विपक्ष अभी भी एक रोड मैप जिसको नहीं कहते हैं, अगर मोदी ने कहा कि ये इन्होंने ये नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सिर्फ वो प्रतीकात्मक नहीं कि हम ये दे देंगे, हम वो कर देंगे, रोड मैप कैसे होना चाहिए। मुझे लगता है कभी तक मतलब समस्या के साथ समाधान भी बताना पड़ेगा। समाधान रोड मैप है ना, सिर्फ वो सिंबॉलिक रूप से नहीं होगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक रोड मैप। और वो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत मेहनत करने की है ना, कई सारे जो ग्राउंड की जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं, तो वो मैटर करते हैं। ठीक है राकेश जी, अभी जब चुनाव के 7 चरणों में जिस तरह से आए, पूरा मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, यानी 3 खिंचे। मई पिछले दफ़े जब हमने देखा था, पिछले 2 बार के अगर चुनाव उठा लें तो लगभग 2 महीने में चुनाव हो जाते थे, इस बार जून तक खिंचा है। फैटिक फैक्टर नहीं लग रहा कुछ, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक तय और नियमित प्रक्रिया के तहत होता है, एक पारदर्शी प्रक्रिया है। भारतीय चुनाव आयोग
इस प्रकार से कराता रहा है चुनाव। तो 2014 का चुनाव तो 3 चरणों में ही हुआ था। तो आप अब 2014 के बाद 2019 में आते तो वो 4 चरण बढ़ गए थे। तो आप जब इसको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसका देखिए, चुनाव आयोग सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार IPL भी है। तो सुरक्षा का मुद्दा जो एक बड़ी समस्या है, मणिपुर में थोड़ा माहौल डिस्टर्ब है वहाँ पर। उसके अलावा बंगाल के अंदर जैसे बूथ कैप्चरिंग की घटना हमें देखने को मिलती है। विधानसभा चुनाव में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई थी और कई जगह तो चुनाव वापस कराना पड़ा था। तो बंगाल, बिहार और यूपी में जैसे 7 चरणों में चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग अपनी सुविधा के हिसाब से चरण तय करता है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि अच्छा, एक NDA वर्सेस इंडिया की जब चूंकि ये पूरा चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन जब बना था तो कई सारे नेता एक साथ बैठे थे, बाद में लोग हटते चले गए, नीतीश कुमार गए। अभी भी जो है, जैसे बंगाल से ममता बनर्जी ले ले तो उन्होंने लगभग अपनी सभी सीट पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने अपने अलग प्रत्याशी उतारे हैं। इन चीज़ों का जनता पे कैसे प्रभाव जाएगा? क्योंकि अब यूपी में जैसे वो गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है, कई जगह वो गठबंधन में और कई जगह बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं। या फिर मान ले जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर लें, दिल्ली में तो वो गठबंधन में है और पंजाब में उनका अलग है और एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। तो ये जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगी। देखिए, क्या है कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अगर यही विधानसभा चुनाव में होता तो आप इसकी अलग अलग प्रकार से इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे कि भाई इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा। यहाँ तो चुनाव ही पूरा मोदी में है। अब मोदी में चुनाव के अंदर आप चाहे साथ लड़े चाहे अलग लड़े। आप एक बात बताइए, 2019 में सपा, बसपा और रालोद 7 चुनाव लड़े थे, क्या हुआ? भाजपा ने फिर भी 62 सीटें जीती थी। तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल में आप अगर अलग अलग लड़ रहे हैं, अब वही कांग्रेस जो है केरला में अलग लड़ रही है और यहाँ गठबंधन करके लड़ रही है बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, तो उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं जनता पे पड़ता है। जनता भी अपने तराजू में तोलने की कोशिश करती है कि कौन दल अपने हित के लिए भाग रहा है और कौन दल राष्ट्र हित के लिए भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब पर मोदी की गारंटी जो है वो भारी पड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश चूँकि कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन बिहार भी अपने आप में अहम है। कई बार राजनीति की कई क्रांतियां बिहार की धरती से ही हुई हैं। बिहार की अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें बदली हुई लग रही हैं। जैसे अभी पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर हुआ। पशुपति पारस वैसे अपने आप को NDA का बहुत खास बताते हैं, कहते हैं, अपनी गवाही देते हैं कि मैं उनका सबसे खास। अभी जो हाल फिलहाल में हुआ उससे उन्हें झटका लगा और वो लगातार बयान दे रहे हैं। अब वहाँ पे क्या रहेगा? NDA को नुकसान होगा इस चीज़ से? देखिए, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 5 सीटें देने की बात चल रही है बिहार में और पशुपति पारस जो हैं वो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और अभी भी रामविलास के चेहरे पर ही ये पार्टी चुनाव लड़ती है। दूसरी बात है कि जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो कहीं ना कहीं आज से नहीं, अगर समस्तीपुर से अगर प्रिंस पासवान चुनाव लड़ रहे हैं तो रामविलास पासवान ने ही उनके पिताजी रामचंद्र पासवान को टिकट दिया था। बाद में उनका निधन हो गया था, उसके बाद प्रिंस बने हैं। तो उसके बाद जैसे पारस हैं तो वो हाजीपुर से हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान अपनी मां के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो इस फैमिली डिस्प्यूट है, लेकिन बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि इनको बिठा करके, कई बार बातचीत भी हुई है कि इनका आपस में समझौता हो जाए जिससे बीजेपी को घाटा ना हो। और दूसरी बात रही, अगर दूसरे दलों की बात करें तो कांग्रेस है, उनके साथ कांग्रेस है, राजद है। तो कांग्रेस और राजद जो है बिहार में जो नेशनल असेंबली होता है तो उसको सोच करके लोग वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा होता तो तेजस्वी और अच्छा करते, लेकिन चूंकि केंद्र का चुनाव है, दिल्ली की सत्ता के लिए चुनाव है, तो वहाँ की जनता समझती है कि मोदी की गारंटी क्या है। वहाँ की जनता ने अच्छी सड़क देखी है। एक समय में आपको याद होगा कि लोग मजाक उड़ाते थे, हेमा मालिनी के गाल जैसी चीज़ें वहाँ बिहार की सड़कों पे होती थी। इतनी बेकार सड़कें थी, लेकिन आज के डेट में सड़क का जाल बिछा हुआ है पूरे बिहार में। उसके बाद राशन की गारंटी मोदी सरकार की, 80 करोड़ की जनता बिहार में भी तो जनता है और वहाँ उनको भी तो फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद नल जल योजना जो है बिहार सरकार की, वो बहुत ही बेहतरीन योजना है। एक गांव के छोटे से गांव में आप जाएंगे तो वहाँ हर किसी के घर में नल लगा हुआ है और उसके घर में सुबह शाम पानी आ रहा है।
तो पानी की समस्या जो कई राज्यों में होती थी पहले, बिहार में कुछ जगह पे थी, लेकिन मोदी सरकार ने नल जल योजना और राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे स्विच करते हैं, जैसे अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, तो ऑटोमेटिकली लोगों में सुरक्षा की भावना आ जाती है कि अब सरकार सही है। और जैसे ही नीतीश कुमार उसके आरजेडी के साथ जाते हैं तो वहाँ परेशानी ये होती है कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत लगने लगती है। जो लालू राज में हमने जंगल राज भी कहते थे कई बार, तो समाज में क्रिएट भी हो गया था और वैसे हालात भी थे। तो जनता जानती है कि मोदी की गारंटी ही बेहतरीन है और वहाँ की जनता पिछले बार भी वैसा ही और इस बार भी मैक्सिमम सीटें मोदी सरकार को, जेडीयू और बीजेपी को देने जा रही है, क्योंकि वहाँ लोकल लेवल पर आप जाएंगे तो लोग सुरक्षा की भावना को लेकर के बहुत एग्रेसिव रहते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हम काम कर रहे हैं, हम कारोबार कर लेंगे। अब धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों से लोग कारोबारी यहाँ से जाकर के वहाँ फिर से वहाँ से अपना कारोबार कर रहे हैं, वहाँ जो है व्यापार भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस माहौल को देखते कुल मिलाकर राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय चेहरे पर चुनाव होगा लोकसभा का। एक आखिर में ये बात का जिक्र कर लेना और ज़रूरी है, अभी CA NRC आया और उसके बाद अगर हम उत्तर के राज्यों की भी बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का एक दौरा था जम्मू कश्मीर में, धारा 370 हटने के बाद वो गए हुए थे। वहाँ के राज्यों में बीजेपी का क्या रहने वाला है? एनडीए का क्या कुछ बड़ी जीत हो पाएगी अब इस बार 370 हटने के बाद और जिस तरह से सारी चीज़ें हुई? और देखिए, उत्तर पूर्व में या आपने कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर की, तो बहुत सीटें नहीं हैं। बेसिकली अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी ने वहाँ पे छोटे छोटे अलायंस बनाए हुए हैं। अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ उनका अलायंस है। बीजेपी का मेन है आसाम, जहाँ से 12 या 14 सीटें हैं। वहाँ पर एक ये है आशंका, थोड़ी सी ये है कि जो CA लागू होने के बाद से जो बांग्ला भाषी जो हिंदू हैं भी हैं, तो वहाँ पे जो असमिया जो लोग हैं वो इसके अपोज में हैं। अब सवाल है कि बीजेपी इसको कैसे वहाँ पर असम में मैनेज करती है। मणिपुर को लेकर के भी एक हाँ, मणिपुर भी है, वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि शायद आसाम ज़्यादा टफ, क्योंकि आसाम पे ज़्यादा, वहाँ पे करीब 10 से ज़्यादा सीटें हैं और जगह एक दो सीटें ज़्यादा आसाम है। आसाम बीजेपी हेमंता के माध्यम से कैसे वहाँ पर, क्योंकि CA लागू होने के बाद से वहाँ पर ये, तो कुल मिलाकर के वो 4 जून वो अहम तारीख होगी जब ये नतीजा आएगा कि इस देश की सत्ता यानी इसकी कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अंपायर होती है, जनता ही जज है। वो 4 तारीख होगी जब ये सामने आएगा कि मोदी की गारंटी चली है या फिर जो इंडिया गठबंधन जिसको लेकर तमाम सारे छोटे छोटे दल साथ में आए, कुछ छिटके, कुछ हैं कुछ नहीं है, अलग अलग उनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है और कई जगहों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें EVM का भी जिक्र हुआ। उन्होंने EVM को लेकर के भी बात कही और सबसे बड़ी बात जो कही वो सोशल मीडिया पे जो फेक चीज़ें चलती हैं उनको लेकर के भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने बात कही कि उनको वेरीफाई करके फिल्टर करके आपको चीज़ें देखनी है। तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।